हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है बीए प्रोग्राम के लिए हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। इसकी सबसे पहले इकाई फर्स्ट पढ़ेंगे, हिंदी भाषा का विकास। इसकी फर्स्ट यूनिट जो होगी हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। तो सबसे पहले जो मैं पढ़ाऊँगी वो टॉपिक आप रीड करना, उसके बाद मुझे सुनना, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले जो प्रस्तावना है इसमें क्या बता रखा है। प्रस्तावना में जो बता रखा है इसमें ये बता रखा है कि हिंदी भाषा का जो विकास है, उद्भव है, वो उसकी जो यात्रा है 4 भाषाओं से हुई है। पहले तो संस्कृत, पाली, प्राकृतिक और अपभ्रंश के रूप में देखने को मिलता है कि इन 4 भाषा से विकास हुआ है। और फिर इसी टॉपिक में ये भी बता रखा है कि 11वीं सदी से जो हिंदी है वो उसने अपनी यात्रा को आरंभ किया, मतलब हिंदी की शुरुआत हुई है, ऐसा माना जाता है। और 11वीं शताब्दी में हिंदी का जो आरंभ हुआ है वो अपभ्रंश भाषा से हुआ है। अपभ्रंश से ये प्राकृतिक भाषा में इसका बदलाव हुआ है, विकास हुआ है। धीरे धीरे जैसे जैसे हिंदी का विकास होता रहा, हिंदी आगे बढ़ता रहा, हिंदी भाषा का उपयोग बोलियां में होने लगा। और हिंदी भाषा के विकास में साहित्य का भी अत्यंत योगदान रहा है। तो अब नेक्स्ट जो हमारा है 1.2 हिंदी भाषा की पूर्व पट्टिका और तथा उसका उद्भव, ये टॉपिक बताऊंगी कि इस टॉपिक में क्या बताया कि इसमें वैदिक संस्कृत काल में आर्य भाषा प्रदेश में 3 स्थानीय बोलियां बोली जाती थी, पश्चिम उत्तरी, पूर्वी और मध्यवर्ती। धीरे धीरे फिर पाली काल में क्या हुआ, एक स्थानीय भाषा दक्षिणी भी बोली जाने लगी। ऐसे जहाँ पहले 3 भाषा बोली जाती थी अब वो 4 भाषा हो गई थी। उसके बाद फिर प्राकृतिक काल आया। प्राकृतिक काल में 6 से 7 भाषाएं बोली जाने लगी। 6 से 7 भाषाएं, उनका नाम है प्राचीन, केकई, टक, शोरसेनी, महाराष्ट्री, अड्डमागडी और मागधी। अब इन्हीं के बाद अपभ्रंश जो काल है उसमें भी 6-7 स्थानीय भाषाएं बोले जाने लगी। और आधुनिक में यही जो मैंने नाम बताया यही नाम आप लिख देना, सेम टू सेम नाम है। फिर अपभ्रंश से जो आधुनिक भाषाएं जो जिनका विकास हुआ है वो भी बोलने जाने लगी, जैसे कि महाराष्ट्री से मराठी हो गया, टकक से पंजाब हो गया, केकई से लहंदा हो गया, या फिर प्राचान से सिंधी हो गया। अब जो शेरशेनी से गुजराती, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी, और अधमागधी से पूर्वी हिंदी, मागधी से बिहारी, बंगला, असमी और उड़िया भाषा होने लगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है कि इसका जो विकास है वो माना जाता है कि 1000 जो ईसा के आसपास उद्भव होने लगा था, इसका विकास होने लगा था। लेकिन ऐसे कई संकेत मिलते हैं कि जो हिंदी है उसके कुछ रूप पाली में मिलने लगे थे, फिर कुछ प्राकृत में मिले, उनकी संख्या बढ़ी, और फिर ऐसे करके अपभ्रंश में भी मिले। लेकिन इन्हें इकट्ठा करने के बाद भी इनकी संख्या जो है काफ़ी कम है। तो कुछ विद्वानों का ऐसा मानना था कि जो हिंदी है ये 1500 ईस्वी के समय में इसका विकास हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जब भी कोई भाषा आती है तो उसके पहले वो भाषा जानते हैं, समझते हैं, उसके बाद उसमें जो कमियां होती है वो निकालते हैं, फिर उसमें एक निखार आता है और तभी वो भाषा एक मानी जाती है, उसे जब सबकी स्वीकृति मिले। तो इस माध्यम से ऐसा माना गया है कि हिंदी का जो विकास है वो 1000 ईस्वी के आसपास ही हुआ है, या उसी वक्त माना गया है। अब हम जो इसमें बात करेंगे कि जैसे हमें पता चल गया हिंदी का जन्म 1000 ईस्वी में जन्म कर विकसित हुई है। तो इसमें हिंदी जो है इसका जो विकास है ये 3 भागों में बांटा गया है, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। अब हम इसी की विशेषता जानेंगे। बस इस चैप्टर में इतना ही होगा कि इसकी विशेषता के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसकी विशेषता के लिए आदिकाल सबसे पहले हम पढ़ेंगे। आदिकाल का जो समय है वो 1000 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी तक है। आदिकाल को अपभ्रंश भाषा के काफ़ी निकट माना गया है। क्यों ऐसा माना गया कि आदिकाल की जो भाषा है वो अपभ्रंश भाषा से ही विकसित हुई है। तो सबसे पहले इनकी विशेषता में जो हम जानेंगे वो होगी ध्वनि, व्याकरण, शब्दकोश और साहित्य। ये इनकी विशेषता है। अब इसे एक्सप्लेन करके मैं बताती हूँ। ध्वनि, तो ध्वनि में क्या बता रखा है कि ध्वनि जो है जो आदिकाल की हिंदी में उन्हीं ध्वनि का प्रयोग मिलता है जो अपभ्रंश में प्रयुक्त हुई है। जैसे मैंने बताया वो काफ़ी निकट है, तो उन्हीं ध्वनि का प्रयोग होता है जो अपभ्रंश में प्रयुक्त गई है। ठीक है। अब उन ध्वनि जो इसमें शब्द है अर्थात इसका मतलब स्वर और व्यंजन से है। ठीक है। तो अपभ्रंश पे केवल 8 स्वर थे, आ ई उ ए ओ। ठीक है। और फिर जैसे ही आदिकाल आया उसमें 2 नए स्वर और मिल गए जो ए और ओ थे। जैसे कि उदाहरण के लिए ओए, ए, इस शब्द का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट जो है
कि आदिकाल में चा छा जा झा ऐसे संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश में स्पष्ट व्यंजन थे। ये स्पष्ट व्यंजन थे चा छा जा। स्पष्ट व्यंजन का अर्थात मतलब होता है कि जब जीभ ऊपर की तरफ छूती है, ये शब्द को बोलते हुए चा छा जा, ठीक है। लेकिन आदिकाल हिंदी में इसमें स्पष्ट संघर्षी हो गई है और तब से अब तक ये स्पष्ट संघर्षी ही है। आदिकाल में ढा ढा व्यंजन नहीं थे, लेकिन मतलब अपभ्रंश में नहीं थे, लेकिन आदिकाल में इनका विकास हो गया था। और संयुक्त जो व्यंजन थे वो भी आदिकाल में थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही, मतलब आदिकाल में नहीं थे, अपभ्रंश में थे, लेकिन जैसे धीरे धीरे टाइम बढ़ा तो ना मा ला ये क्या हो गए, संयुक्त ना रहकर मूल व्यंजन में आ गए। और जैसे आपने पढ़ा कि फारसी, तुर्की, ये जो नए शब्द ये लोग आए तो इनके साथ क्या हुआ, नए शब्द भी आए, और नए शब्द आने के कारण जो अपभ्रंश के शब्द थे ऐसा माना जाता है कि वो लुप्त हो गए और इनके शब्द उसमें जुड़ गए हैं। और ना रा ला सा जो ये है, ये दात्य ध्वनि है। दात्य ध्वनि मतलब जब जीभ कुछ बोलते हैं तो जब जीभ ऊपर की तरफ जाए, दांतों को छुए। लेकिन आदिकाल में ये वात्स्य हो गया। वात्स्य होता है जब टच नहीं करती, और दात्य ध्वनि होती है जब टच करती है जीभ ऊपर दांतों की तरफ। नेक्स्ट इसके व्याकरण। इसका व्याकरण में बता रखा है कि जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है कि 1000 ईसा पूर्व में जैसे कि विकास होने लगा, धीरे धीरे अपभ्रंश से इसका विकास हुआ, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा तो अपभ्रंश से इसकी व्याकरण हिंदी की अलग होने लगी। अपभ्रंश और हिंदी की व्याकरण में अंतर आने लगा और हिंदी की अपना ही एक महत्व होने लगा भाषा का। हिंदी जो भाषा है उसका वो अपने ही पैरों पे खड़ी हो गई। हिंदी और अपभ्रंश में जो निम्नलिखित अंतर देखा गया वो इस प्रकार है कि हिंदी जो है वो पहले सहयोगात्मक में थी, लेकिन धीरे धीरे वो वियोगात्मक में रूप लेती गई। लेकिन जहाँ अपभ्रंश भाषा है वो पाली, संस्कृत, इनमें क्या था, वियोगात्मक में था, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, वो उनके साथ सहयोगात्मक में रहने लगा। अब जैसे सेकंड पॉइंट है नपुंसकलिंग लिंग। नपुंसकलिंग आपने लिंग पढ़ा होगा, लिंग में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग होता, वही नपुंसकलिंग यहाँ पर प्रयुक्त किया गया है। नपुंसकलिंग से अर्थ है कि उस जो नपुंसकलिंग है इसे अपभ्रंश भाषा में कई जगह थी, उसका प्रयोग किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे पाली, संस्कृत, प्राकृत भाषा में इसका अस्पष्ट ही रूप अस्पष्ट देखने को मिला है ये, लेकिन हिंदी भाषा में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। अब वही हिंदी भाषा जो है उसका एक निश्चित शब्द क्रम के अनुसार वो कार्य करता है, धीरे धीरे निश्चित क्रम अनुसार चलती है, लेकिन अपभ्रंश भाषा का शब्द कर्म के अनुसार निश्चित नहीं है। अब नेक्स्ट जो है शब्द भंडार। आदिकाल हिंदी का जो शब्द भंडार है अपने प्रारंभिक चरण में अपभ्रंश का ही था, लेकिन धीरे धीरे उसमें भी परिवर्तन आ गया। तो दो तीन जो बातें जो परिवर्तन आए वो निम्नलिखित इस प्रकार से है कि भक्ति आंदोलन का उस समय शुरुआत हुई थी, और जिसके कारण उस समय में जो अपभ्रंश थे उसकी वो भाषा कम होने लगी और तत्सम जो शब्दावली था उसका प्रयोग ज़्यादा होने लगा। उदाहरण के लिए ये हिंदी से मिलते जुलते ही था थोड़ा थोड़ा, जैसे तुम से बन गया त्वम, इस प्रकार से। और मुसलमानों के आगमन हुआ था उस समय में, जिसके कारण फारसी, अरबी, तुर्की शब्द हिंदी में आए, और जैसे कि उदाहरण के लिए नूर, काजी, खून, मीर, ये शब्द का उपयोग होने लगा हिंदी में। भक्ति आंदोलन और मुसलमान शासन के प्रभाव से समाज पर भी काफ़ी असर हुआ। उस टाइम पे जो समाज था इसके परिणाम स्वरूप वो हिंदी में इन भाषाओं का भी उपयोग करने लगा, और जो हिंदी के में शब्द थे अपभ्रंश के वो कम होने लगे धीरे धीरे। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है साहित्य। साहित्य में क्या आता है, इसमें जो साहित्य में हमें दो चीज़ ध्यान रखनी है, एक तो उस समय में साहित्य भाषा और साहित्यकार। तो इस समय में जो साहित्य भाषा थी मैथिली, मिश्रित, ब्रज, अवधी, दक्कनी, और इन्हीं भाषाओं का प्रयोग होता था। और जो साहित्यकार थे जैसे कि उदाहरण के लिए कबीर हो गया, नरपति हो गया, विद्यापति हो गया, शाह मिर्जा हो गया आदि। नेक्स्ट जो हमारा है वो है अब मध्यकाल, और मध्यकाल के बाद आधुनिक काल। ये दोनों मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।